अभी आपने बोला हम्बल बैकग्राउंड, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी पॉडकास्ट मैंने पहले भी किए हैं तो उस पे लोग बोलते हैं आई वाज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड. हम्बल बैकग्राउंड क्या होता है आपके हिसाब से? अच्छा, बिकॉज ये थोड़े टाइम पहले भी एक वेव आई थी कि मैं मिडिल क्लास हूँ लेकिन मैं ग्रेड 9 में यूएस गया था, राइट? तो इज हम्बल मिडिल क्लास? हम्बल के यार जिसके पास पैसे हैं बट वो शो ऑफ नहीं करता, व्हाट इज हम्बल अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, नहीं पकड़ लिया मैंने आपको. पकड़ लिया. मैं चलो हम्बल की एग्जांपल ये हो सकती है कि मैंने मोमबत्ती में पढ़ाई की, ठीक है. अच्छा. मैं क्या आखान कॉलेज, आखान हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो है आपके मशहूर ज़माना एरिया 90 के पास. ओहो. ठीक है. सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग. उस वक्त तो जाते हुए भी डर लगता होगा. मेरे अब्बू नहीं भेजने वाले थे. अच्छा, ओके. क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये तो एरिया जाना ही नहीं है. ठीक है. क्योंकि वो स्कूल है करीमाबाद में. ठीक है. मतलब कोई एरिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन उधर जो एक चीज थी एसोसिएटेड, मतलब 2 मिनट वॉक पे जो है ना भाई का एरिया था. ठीक है. तो हाँ, सो ये मेरा ट्रैक था. आखान से भी मैंने इंटर बोर्ड ही सेलेक्ट किया. ठीक है. और 2 साल फिर वहाँ पढ़ा एंड देन फिर फास्ट. और आपकी फैमिली आपको बोलती है कि आप आ जाओ, या आपकी वाइफ आपको बोलती है कि चलते हैं? फैमिली का ये था यार 2022 तक तो मतलब था कि हाँ आ जाओ, लेकिन उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ना ये ओपिनियन डिमिनिश हो रहा है. आप इमरान खान फैन तो नहीं है? यार मुझे लगता है कि सर रिलेटेड है, लेकिन टैक्सी से मुझे याद पड़ता है 500 रुपये लगते थे वहाँ. तो हम लोग कोई 5 बंदे मिलके बैठते थे साथ, ताकि सबको 100 रुपये लगे और वो फिर उसमें भी हम डिसाइड करें कौन कहाँ उतरेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चलना भी पड़ेगा. एंड चलना अलग मसला है, समझ रहे हो ना? एब्सोल्युटली यस. उधर तो चलना भी मतलब एक तो ऑब्वियसली गर्मी का अलग फैक्टर है. नहीं ब्रो, लैपटॉप प्लस आपका फोन चला गया, लैपटॉप भी है. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ ऐसे कराची में? 5 दफा. आपके 5 दफा फोन चोरी हुआ? हाँ यार, 4 दफा चोरी हुए, 1 दफा जेब से निकल गया. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of the Kanani Connection. Today we have Mr. Fahim Shoaib with us. His journey is very interesting and inspiring and you guys will find out why. But उसके लिए आप लोगों को पूरा podcast देखना पड़ेगा. अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm doing good. How are you? मैं for the audience मैं इनको फ़हीम भाई बोलता हूँ, बस पता नहीं जब से हम मिले हैं बस भाई हम बोलते हैं इन्हें. तो आपको कोई मसला तो नहीं मैं आपको भाई बोलूँ? इज्जत दे रहा हूँ आपको. बस सही है. Well deserved इज्जत तक ठीक है. Well deserved. चलिए, कैसे हैं आप? कैसी जा रही है ज़िंदगी, काम and everything? Life is good and work is good too. Doing interesting work always, and recently जहाँ पर मैंने start किया है तो innovative work भी है. So yes. चलें, कनाडा में समर भी आ गया, ऑलमोस्ट आ गया, मतलब आता है वापस चले जाते हैं, आते हैं वापस चले जाते हैं. नहीं समर नहीं आया अभी तक नहीं आया. समर बिल्कुल भी नहीं आया. -2 -3 चल रहा है. हाँ मतलब रोज फ्लक्चुएट हो जाता है. कसम से यार, मैंने क्यों इस दफा द विंटर्स वर वेरी ब्रूटल एंड वेरी लॉन्ग एज वेल. यस. लास्ट ईयर से वो आदत खराब हो गई. लास्ट ईयर तो इतना माइल्ड था एंड आई वाज लाइक यार हर साल वैसा ही विंटर होना चाहिए, बट दिस ईयर वाज एन एक्सेप्शन. सो माय सन गोस टू स्कूल, सही है. एंड उनका क्या होता है कि यू हैव टू wear him snow pants and all that stuff, right? तो अब इसमें कभी वो he'll wear a fall jacket, कभी जो है वो he'll wear full clothes. तो लिटरली टीचर्स ने ईमेल किया है कि आप जो है वेदर चेक करके भेजें, बिकॉज यू नेवर नो आपको क्या पहन के भेजना है. तो आप पिछले दिन आपको फॉल जैकेट पहन के जा रहा है, तो अगले दिन आप पतला जैकेट, उसके अगले दिन विंटर जैकेट, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. ऐसे ही हो रहा है. यस. चलिए, first thank you so much, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें. Pleasure to have you on the podcast. So we'll start off with your Karachi life because you were born in Karachi. तो स्कूलिंग, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ से स्टार्ट करते हैं और फिर हम आपकी कैनेडियन लाइफ एक्सप्लोर करेंगे. चाहिए. तो where did you go to school? हाँ, सो मैंने स्कूलिंग मैंने ग्रेड 7 तक आई वाज इन अ स्कूल नेम्ड नखला. नखला इज इस्लामिक स्कूल. ओके. और हाँ, अच्छा स्कूल था, लेकिन ये है कि हाँ उसमें आई थिंक द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि वो उनका स्पोर्ट्स पर भी काफ़ी फोकस था. ठीक है. एंड सॉरी, इस्लामिक स्कूल में क्या होता है? बिकॉज मैं एक रेगुलर स्कूल में, इस्लामिक तो नहीं था उसके नाम में, नखला इस्लामिक स्कूल होगी शायद आपकी. हाँ. तो हाउ इस्लामिक स्कूल डिफरेंट फ्रॉम लाइक अ रेगुलर प्राइवेट स्कूल? अच्छा, उसमें आई थिंक जो मेजर एक डिस्टिंक्शन थी वो एक कुरान क्लास होती थी. अच्छा, ओके. या सो उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी मेजर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर था. हाँ, कोएड नहीं थी. सही है. अच्छा, ओके. सो वो चलो, दैट्स वेरी नॉर्मल. वो भी नॉर्मल है. लेकिन वो शायद जरूरी नहीं है कि इस्लामिक स्कूल में, वो बहुत सारी स्कूल हैं उनमें भी कोएड नहीं. तो कुरान क्लास में क्या
स्टार्ट डे 1 से ही प्री नर्सरी से ही पढ़ाते थे और कब तक होती थी? तो यहाँ मैं गया था फ्रॉम क्लास 3 टू क्लास 7। उससे पहले मैं एक स्कूल में था MCH, वो नॉर्मल स्कूल थी। ठीक है, ओके। लेकिन वो स्कूल बंद हो गया था, सो वो आपने छोड़ा और बंद हो गया? नहीं, मैंने नखला नहीं, मैं MCH की बात कर रहा हूँ। सही है। तो MCH आई थिंक क्लोज्ड आउट और उसके बाद मैं गया नखला में। और ये स्कूल्स कहाँ थी, किस एरिया में? ये स्कूल नखला जो थी उधर थी आपका PCHS में थी। और अब वहीं बड़े हुए वहीं रहते हैं? नहीं, मेरा अगर मैं बड़ा हुआ हूँ एक एरिया कहलाता है जमशेद रोड। ऑब्वियसली सबको पता है। सो यस, वो जमशेद रोड के एरिया में बड़ा हुआ था एंड मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड था स्टार्ट। ठीक है। और 2009 तक एक्चुअली हम जमशेद रोड में ही थे। देन हम हैदराबाद मूव हुए, हैदराबाद से फिर उसके बाद अब फाइनली जो रिसेंट मोस्ट घर है वो PCHS में। अच्छा, ये आपने बोला हम्बल बैकग्राउंड, इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज अभी पॉडकास्ट मैंने पहले भी किए हैं तो उस पे लोग बोलते हैं आई वाज फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। हम्बल बैकग्राउंड क्या होता है आपके हिसाब से? अच्छा, बिकॉज ये थोड़े टाइम पहले भी एक वेव आई थी कि मैं मिडिल क्लास हूँ लेकिन मैं ग्रेड 9 में US गया था, राइट? तो इज हम्बल मिडिल क्लास? हम्बल के यार जिसके पास पैसे हैं बट वो शो ऑफ नहीं करता, व्हाट इज हम्बल अकॉर्डिंग टू यू? अच्छा, नहीं पकड़ लिया मैंने आपको। पकड़ लिया। नहीं, मैं चलो हम्बल की एग्जांपल ये हो सकती है कि मैंने मोमबत्ती में पढ़ाई किया, ठीक है? अच्छा, अब ये नहीं बहुत सरप्राइजिंग है। वो तो फिर पाकिस्तान में काफी ने किया बिकॉज़ डाइट UPS बंद हो गया। अच्छा नहीं, ठीक है, चलो ये वाला भी। सो आई मीन देखो, ये कह सकते हैं कि मैं मतलब एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट के फ्लैट में 2 बेडरूम प्लस एक पाकिस्तान में कॉमन लेआउट होता है 2 बेड प्लस ड्राइंग रूम और एक लाउंज होता है, फिर किचन होता है। तो मैं उस तरह के अपार्टमेंट में बड़ा हुआ, ठीक है? और जमशेद रोड इन इटसेल्फ जो है वो पहले तो कह लो थोड़ी अपर मिडिल क्लास भी वहाँ रहती थी, लेकिन उसके बाद अब वो एक मतलब मिडिल क्लास वाला एरिया है because of how commercial it got eventually कि यार इतना एक कमर्शियल भी हो गया and people who had money they started moving out. I assume people who had money started moving out to PCHS defense उस तरफ चले गए। ठीक है। तो growing up कैसा एक्सपीरियंस था जमशेद में? दोस्त कैसे थे उधर? and are you still in contact with those people? मेरा ख्याल है यस। हाँ तो शुक्र आपने हाँ बोल दिया वरना वो नाराज हो जाते हैं सुनते। नहीं हो जाए। मैं सोच रहा था मैं किस से कांटेक्ट में। तो हाँ, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी जो मेरे जो ग्रोइंग अप फ्रेंड्स हैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। तो और वो एक्सपीरियंस मतलब वो जो रेगुलर एक्सपीरियंस होता है ना, एक स्ट्रीट क्रिकेट, यस, वो 5 रुपए वाले फ्राइज सही है, फिर थैली में कोल्ड ड्रिंक, थैली में वो उसका तो मजा ही अलग होता है। अलग थी। यस उसका हाँ, तो वो वही वाला एक्सपीरियंस था। ठीक है। और उसमें हाँ स्ट्रीट क्रिकेट थी एंड हमारा जो क्रिकेट ग्राउंड होता था जो मतलब हर फ्राइडे के बाद एक, अच्छा मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन होता था। ओह ठीक है। तो वो बाबर आजम नहीं था मैं कहीं से भी, लेकिन हाँ वो मैचेस अरेंज, जुम्मे की नमाज के बाद जो है ना मैचेस अरेंज होना शुरू हुए थे। ठीक है। और हम लोग मतलब वही सामने वाली टीम से मैच हो रहा है और फिर मैच अरेंज होता था एंड देन वो एक पिच को आपको पहले पकड़ना है, तो उसी तरह का बैकग्राउंड क्रिकेट एंड अच्छा, तो फिर इसके बाद आप नखला में ग्रेड 7 तक थे और फिर उसके बाद हाँ उसके बाद मैं अच्छा तो ग्रेड 7 तक जो मैं पढ़ रहा था वो मैं कैम्ब्रिज एजुकेशन में पढ़ रहा था, यानी O लेवल्स जो टिपिकली कहा जाता है। फिर मेरे कुछ कजन्स थे जो उनका अच्छा मेरा जो इरादा था वो यही था कि मैंने यूनिवर्सिटी जो करनी है वो करनी है पाकिस्तान से ही। ओके ठीक है। अच्छा आपने पहले से ही सोचा हुआ था? हाँ यूनिवर्सिटी का मतलब मेरे आई थिंक सब ऐसा ही था कि यूनिवर्सिटी यहीं पढ़ूंगा एंड देन फिर देखेंगे। कोई मेरा ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरा आज यहाँ कनाडा में होने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है। इट वाज मोस्टली आई वुड से जस्ट लाइफ जिंदगी आपको यहाँ लिया, अपॉर्चुनिटीज लाइफ, और वो एक ट्रांजिशन हुई जिसकी वजह से मैं यहाँ आ गया। तो मेरा पढ़ने का वही इरादा था, काम भी वही करने का इरादा था एंड ऑनेस्टली उस वक्त अच्छा मेरी एक चीज़ मैं बताना भूल गया। तो मेरे अब्बू जो हैं इज़ अ ट्रेडर इन कराची और सो मेरा ये भी इरादा था कि मैं प्रॉब्ली बिजनेस में अब्बू के साथ ही जाऊंगा, अब्बू के साथ। और आप मेमन भी हैं? मैं मेमन भी हूँ, ये मैं शायद बताना भूल गया। यस मैं मेमन भी हूँ। तो वो सारी चीजें थी। बिजनेस जीन्स उसी वजह से क्योंकि अब्बू को ये करते हुए देखा है एंड आई हैव रेड दैट के जितने भी डॉक्टर्स के बेटे होते हैं वो ज्यादातर फिर डॉक्टर बन जाते हैं। लाइक वो एक आपको ट्रेनिंग मिलती है।
ट्रेडर, मतलब बिजनेस करना चाह रहे थे? यस, तो हाँ, ग्रेड 7 से ही इरादा था कि पाकिस्तान में ही पढ़ना है। तो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए एक मेजर चीज़ ये देखी कि मैट्रिक सिस्टम में आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ओ लेवल करूँगा तो फिर वो इक्वलेंसी करनी पड़ती है, वो बहुत सारी चीज़ें थी। फिर एक और इरादा ये भी था कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना था। सिविल इंजीनियर क्यों बनना था? एग्जैक्टली? सिविल इंजीनियर इसलिए बनना था क्योंकि मुझे बिल्डिंग्स बनाने का शौक था। ठीक है, अब सिविल इंजीनियर बिल्डिंग नहीं बनाता, ये इतना अच्छा नहीं पता था। ठीक है, सही है, वो आर्किटेक्ट और वो आई थिंक वो वाली, लेकिन मुझे डोमेन यही चाहिए। कंबाइंड एफर्ट होते हैं सबका। हाँ, वो देखा होगा, वो कौन सा सीजन था, हाउ आई मेट योर मदर? ठीक है, मैंने नहीं देखा। हाँ। अच्छा, तो उसमें एक टेड मोसबी एक कैरेक्टर है, ठीक है, उसको भी बनना था आर्किटेक्ट और न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनानी। ठीक है, मैं जब वो सीजन देखा तो मैंने कहा हाँ मैं यही वाला था। मैं नहीं, इंस्पिरेशन तो पहले से थी, लेकिन हाँ यार मैं इससे अपने आप को मैप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे कुछ ऐसे ही शौक थे। सही है, तो मुझे बनना था सिविल इंजीनियर, और वो बनने के लिए आई थिंक एनईडी और ये वाले जो एनईडी का नस्ट का प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन इन सब में बेनिफिट मिलना था मुझे उसी सूरत में कि अगर मैं मैट्रिक में जाऊँ और वो A1 किसी तरह ले लूँ, जो 80%, मैट्रिक सिस्टम में जाऊँ फिर इंटर और फिर किसी तरह A1 सिक्योर कर लूँ। ठीक है, तो आई मूव टू मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, हाँ, मैट्रिक सिस्टम में मूव हुआ तो एक स्कूल है मेरिटोरियस स्कूल्स, वो भी PCHS में ही है। ठीक है, तो मैं वहाँ गया, 7 to 10 मैंने वहाँ पढ़ा, एंड देन फिर मैं क्या आखान कॉलेज, आखान हायर सेकेंडरी स्कूल है, वो है आपके मशहूर ज़माना एरिया 90 के पास है। ओहो। ठीक है, सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग। उस वक्त तो जाते हुए भी डर लगता होगा। मेरे अब्बू नहीं भेजने वाले थे। अच्छा, ओके, क्योंकि उन्होंने कहा भाई ये तो एरिया जाना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो स्कूल है करीमाबाद में। ठीक है, मतलब कोई एरिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जो चीज थी एसोसिएटेड, मतलब 2 मिनट वॉक पे जो है ना भाई का एरिया था। ठीक है, तो हाँ, सो ये मेरा ट्रैक था। आखान से भी मैंने इंटर बोर्ड ही सेलेक्ट किया। ठीक है, और 2 साल फिर वहाँ पढ़ा, एंड देन फिर फास्ट। अच्छा, फास्ट में गए तो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस कैसा था फास्ट का? वहाँ से आपने कौन सी इंजीनियरिंग की? मैंने कंप्यूटर साइंस किया। नहीं, अच्छा, तो ये सिविल से कंप्यूटर साइंस का क्या चेंज हुआ? अच्छा, तो ये अच्छा, सिविल तक जब मैं आया, जब सिविल वाला शौक ना वो बचपन वाला था, फिर वो नज़र आया कराची में कि सिविल इंजीनियर ने पैसे नहीं बनाने। शौक वॉक अपनी जगह होगा, पैसे बनाने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, या तो अनटिल अनलेस कि आपका कोई बहुत आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जिससे फिर आप कंस्ट्रक्शन में आ जाओ, फिर आप बना लोगे। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस का ये कि उस वक्त भी ऑनेस्टली वो तो होता है कि देख लिया था कि यार सिलिकॉन वैली में है, पैसे बन रहे हैं, बिल गेट्स। तो उस वक्त ये कौन सा साल की बात कर रहे हैं आप? ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। ठीक है, और आपने उस वक्त रिसेशन से ऑब्वियसली निकली थी दुनिया, और आपने उस वक्त 2010 में उस वक्त सोचा था कि मैं सिलिकॉन वैली जाऊंगा, व्हिच इज अमेजिंग बिकॉज इतने लोगों को तो पता ही नहीं होता उस वक्त। पाकिस्तान में कौन सा रिसेशन, मतलब 2008 में नहीं, बट हम लोग कनेक्टेड है ही नहीं इतने, तो 2008 में यहाँ वहाँ जो भी हुआ, यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। ठीक है, सो हमारे मसले उस वक्त बहुत डिफरेंट थे, इकोनॉमिक रिसेशन। तो इस वजह से आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग में गए और फिर फास्ट का कंप्यूटर साइंस और फास्ट कराची। फास्ट आई थिंक पाकिस्तान में आफ्टर लम्स प्रोबब्ली इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट टू गो फॉर कंप्यूटर साइंस। तो और ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस था फास्ट में? यार फास्ट का एक्सपीरियंस टफ है। और टफ इन व्हाट सेंस? पढ़ाई की वजह से या बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, पहला मसला तो ये है कि फास्ट कराची में PCHS से मेरा ख्याल है 27 किलोमीटर दूर है, एंड कराची में 27 किलोमीटर इज अ डील। मैं और आप अभी यहाँ पे रहते हैं 70 किलोमीटर दूर शायद। ओके, लेकिन इट्स नो बिग डील, मैं जाऊँगा वहाँ पहुँच, घंटे की ड्राइव भी चलो घंटा, लेकिन मुझे और चीज़ें भी हैं जो पहुँचा देगी ड्राइव। ठीक है, सो यहाँ कराची में 27 किलोमीटर्स, और 2010 की बात कर रहे हैं जब हालात भी बहुत ख़राब होते थे। पीक भाई, और वो लिटरली मुझे याद है एक दफ़ा ये हुआ था, हमने, अच्छा पहले तो इस पे आते कि मुश्किल क्यों था। सो 27 किलोमीटर है, करीम नहीं है उस टाइम पे, हाँ, उबर भी नहीं है। 2014 या 15 में जाके करीम पहला था जो आया था। रिक्शा टैक्सी है, तो रिक्शा टैक्सी है, या वो एक चिंची सर्विस है, फिर बस सर्विस है, वो आप जिस तरह चाहो। ठीक है, एंड टैक्सी से मुझे याद पड़ता है 500 रुपये लगते थे वहाँ। तो हम लोग कोई 5 बंदे मिलके बैठते थे साथ, ताकि सबको 100 रुपये लगे, और वो फिर उसमें भी हम डिसाइड करें कौन कहाँ उतरेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत चलना भी पड़ेगा, एंड चलना अलग मसला है, समझ रहे हो ना? Absolutely, yes. उधर तो चलना भी मतलब एक तो ऑब्वियसली गर्मी का अलग फैक्टर है, लैपटॉप प्लस आपका फोन चला गया, लैपटॉप भी है। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ ऐसे कराची में? 5 दफा। आपके 5 दफा फोन चोरी हुआ? यार 4 दफा चोरी हुए, 1 दफा जेब से निकल गया। अच्छा, कोई सबसे 4 तो मैं स्टोरी नहीं सुनूंगा, बट कोई सबसे कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो आपके पास, और फनी भी हो थोड़ी?
स्कैरी भी हो बहुत स्कैरी नहीं है, अच्छा ओके, कोई इंटरेस्टिंग फनी बहुत है। ओके तो मेरी पहली सैलरी थी 55,000 रुपीज़, ओके ठीक है। मैं और हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जाते थे सामने, उसके बाद सामने मिनी समोसे मिलते थे हमें, ठीक है। अच्छा ये एक वो ये जो मैं बताया 4 दफ़ा चोरी हुआ और 1 दफ़ा निकल गया, ये वो निकलने वाली है, ठीक है। तो मैं मिनी समोसे खाया था। अच्छा जुम्मे की नमाज में, जुम्मे का दिन है, आप कुर्ता शलवार पहनते हैं और आपको पता है कुर्ता शलवार इज़ द ईजीएस्ट वन ना जेब कतरी करने के लिए। सो बस हो गई पिक पॉकेटिंग, समोसे खाए, जेब से निकाला है, जेब कट गया। 5 रुपए के 4 समोसे मिलते थे। हाँ वापस आए, फोन पहली सैलरी से जो फोन लिया था ना वो दे गया। दुख सो वो तो। और कोई चोरी का एक्सपीरियंस गन पॉइंट? चोरी के यार 1 2 3 4, हाँ 4 दफा चोरी हुआ ना। कोई एक सुना दे जो याद हो यार, बहुत बुरा भाई। मैं पैसे जमा कर करके वो नहीं, वो पॉकेट मनी से ईदी से पैसे जमा करते थे, तो क्लास 11 में जाके या क्लास 10 में जाके पहली दफ़ा वो वाला फ़ोन लिया था, वो स्लाइडिंग वाला। ठीक है ओके। वो सैमसंग का कोई फ़ोन था, आया था, तो वो स्लाइड होता था, मतलब बस उस वक्त तो शशके होते थे ना कि स्लाइड इज़ लाइक बिग डील, सही है। तो स्लाइडिंग वाला फ़ोन लिया, मैं दही लेने गया, अपनी बोलती थी ना दही ले आओ 1 पाव, वो दही लेने गए और वो वापस आए तो बस दही थी, फ़ोन नहीं। तो क्या लाइक दे जस्ट केम एंड शोड यू द गन? गन दिखाई, और आई थिंक लिटरली वो हमारे यहाँ अपार्टमेंट्स होते थे ना, तो अपार्टमेंट के, अब वो रात वो दही भी मैं रात के खाने के लिए लेने गया था ना, तो रात में वो यही होता था कि लाइट्स वाइट्स तो आपको पता है कमी होती थी, तो बस वो लाइट नहीं थी, क्या था, गन दिखाई उसने, वो आई थिंक मुझे फॉलो कर रहे थे। मुझे फीलिंग आई कि जब मैं वो योगर्ट लेके निकला था, तो मैं जब तक वापस आया हूँ तो उस वक्त तक तो मेरा ख्याल है मैं अपने बिल्डिंग के गेट से 2 मिनट दूर था, और दही महंगी पड़ गई। दही महंगी पड़ गई और रोते डिनर कर रहे हैं भाई। बहुत रोया था, बहुत रोया था मैं, रोया था क्योंकि यार इतनी मेहनत करके इतनी ईदियां जमा कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करके एक फोन लिया। और दैट एज आपको फिर वो ट्रॉमा भी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरी चीजें चले जाती हैं। ट्रॉमा बहुत। सो दैट एज डिड यू एवर थिंक कि यार नहीं रहना मुझे यहाँ पे उस वजह से? फॉर द सोल रीजन बिकॉज़ सिक्योरिटी। उस वक्त तो दिमाग में था ही नहीं ना कि मतलब बाहर जा सकते हैं, ये सोचा हुआ भी नहीं था कभी। ठीक है। उस वक्त तो बस यही मतलब वो उस वक्त कभी जब फोन छीन के भी आते थे तो मतलब सब कहते थे कि कुछ चलो कुछ अल्लाह ने बेहतर ही किया होगा, वो वाली बात है। तो आप अपने दिमाग में सोचो यार मेरा फोन छीन गया, अब इसमें क्या मुझे बेहतरी में ढूंढूं। ठीक है। तो फिर बिफोर वी मूव टू योर कॉर्पोरेट लाइफ, हाउ डिड कराची ट्रीट यू, राइट? कि मतलब फॉर एग्जांपल आपका फोन चोरी हुआ है, ठीक है, बट जनरली अभी आपको कराची कैसा लगता है जब आप यहाँ से जाते हैं उधर? देखो यहाँ से जाते हैं तो यार थोड़ी सी विलेजिश टाइप फील आती है ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो सब स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पे लाइफ एक फॉर्मेट पे चल रही है, वो फॉर्मेट जनरली ब्रेक नहीं होता अनटिल अनलेस कोई अनऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस हो, जैसे स्नो स्टॉर्म वगैरह, वरना सब कुछ एक फॉर्मेट पे चलता है। वहाँ पे आप जाते हो, रैंडमाइज हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, सही है। सो ये आपको एक फील आती है कि अनट्रेंड सी जगह है वो मतलब स्ट्रक्चर नहीं हुई भी इतनी। ठीक है। और दूसरा वो सारे आपको इश्यूज पता ही हैं कि लाइट भी जाएगी, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप उसमें ये कहूँगा कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मैं वहाँ जब ग्रो हुआ हूँ तो मैंने कराची के मसले मोस्टली नहीं देखे, बिकॉज आपने सारी चीज़ें मसले खरीद लिए, राइट? लाइट नहीं थी, जनरेटर लगवा लिया, गैस नहीं था, इलेक्ट्रिक लगवा लिया, ट्रैफिक था, अच्छी गाड़ी ले ली, ये सब आपने खरीद ली, यू बॉट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, राइट? यही है। तो और कराची में फिर आप, मुझे लगता है या यही सोल्यूशन रह गया कि यार यू जस्ट वर्क हार्ड इनफ दैट यू कैन बाय ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम्स। हाँ, वहाँ पे यही है, वो कहते हैं ना मैनेज वर्सेस सेल्फ मैनेज वाला सीन है। तो यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट जनरली मैनेज करती है आपके लिए, वहाँ सब हेल्थ केयर भी तो आपकी आप सेल्फ मैनेज रहेगा। आप बड़े होते हो तो आपको ठीक ठाक तैयारी करनी पड़ती है कि मैं बीमार हूँगा और मुझे इतने इतने पैसे रखने हैं कि हेल्थ केयर। मैं आपको जैसे मैं कराची जाता हूँ मुझे बहुत मजा आता है, ऑब्वियसली मैं वेकेशन के लिए जाता हूँ एंड ऑल, मुझे आई एब्सोल्युटली लव कराची, द सिटी, माय आई हैव फ्रेंड्स वहाँ बड़े हुए हो, बट कभी की द ओनली थिंग दैट बॉदर्स मी नाउ, अभी जैसे रिसेंटली आप सुना होगा कि जो ट्रक से सब बाइक वालों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, और अभी लाइक वेरी वेरी रिसेंटली लाइक एक किसी ट्रक ने एक बाइक में फैमिली जा रही थी उसको मार दिया, द वुमन वाज प्रेग्नेंट, शी गिव बर्थ देयर ऑन द रोड, the mother passed away, the child passed away, and it was just absolutely very very disturbing कि जो शहर में हो रहा है। But at the same time I personally believe, because हम जाते हैं और हम देखते हैं कि यार लोग बाइक वाले किस तरह गाड़ियाँ अपनी बाइक चला रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ निकलना है, impatient है, तो I agree कि यार 99%
गलती होगी ट्रक वालों की कि यार वो उनको नींद नहीं हुई होती, दे आर प्रॉब्ली ऑन ड्रग्स, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ियाँ अच्छी नहीं चला रहे, ठीक, कोई भी मसले। बट आई पर्सनली थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल, ठीक है, कि बाइक वालों की भी गलती है बिकॉज दे आर वेरी पेशेंट। अभी मैं रिसेंटली गया था तो आपको यहाँ से यहाँ एक थोड़ा सा डिस्टेंस में जाना हो तो 2 दफ़ा बाइक वाला आपकी गाड़ी को टच करके जाता है और आप उसको बोलें तो वो बोलता है क्या, मतलब उसकी गलती नहीं है, हमारी गलती है बिकॉज हम क्यों है रोड पे, उसकी जगह है। सब ऐसे नहीं होंगे, बट आपका क्या आपकी क्या थॉट है इस बारे में कि यार मतलब गलती कहाँ है, कहाँ हो रही है? अच्छा, मेरी थॉट थोड़ी डिफरेंट है। पहले जब मैं कराची में था तो जब मैं गाड़ी चलाता था मुझे बाइक वालों की गलती लगती थी, ठीक है, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और अक्सर होती भी थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जब मैं यहाँ आया ना और जब मैं अब वापस वहाँ जाता हूँ तो मैं कहता हूँ गलती ना बाइक वाले की ना ट्रक वाले की है, गलती तो गवर्नमेंट की है, गलती तो उस पूरे स्ट्रक्चर की है जिसने मेक श्योर किया है कि ट्रक वाला बाइक वाले को मारे। आप गिनना शुरू करो प्रॉब्लम्स, लेन्स हैं नहीं है, अब बाइक वाले को, अच्छा लेट से अज्यूम करते हैं बाइक वाले की गलती है, किस मैट्रिक पे आप डिसाइड करोगे उसकी गलती है? उसने क्या गलत किया? अगर गलत किया तो उसने लेन नहीं फॉलो की तो लेन नहीं है, उसने ब्रेक गलत टाइम पे मारा नहीं, कुछ आपने लॉ दिया हुआ ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ होगा ही नहीं। तो वहाँ तो वही है ना कि आप सबको आप गाड़ी चलाते हो तो रूल क्या होता है, ये रूल नहीं होता वहाँ के यार, यहाँ पे आप चलाते हो आपको पता होता है यार पीछे से अगर लगी ना मेरी गलती नहीं है। मतलब मैंने लिटरली, अब मेरे साथ यहाँ एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं गाड़ी ड्राइव करना सीख रहा था एंड मुझे किसी ने पीछे से मार दिया, ठीक है, एंड मैं तो उस वक्त डर गया था क्योंकि मैं फ्रेश इमिग्रेंट था, लेकिन जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा पीछे से मारे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इवन दो कि मेरा ब्रेक गलत था, देयर इज क्लियर लॉ और उसमें पता है। और यहाँ पे ये भी है ना कि मतलब कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसने इंश्योरेंस दोनों की है, फिर डैश कैम्स लगे हुए हैं, वो सारा स्ट्रक्चर मौजूद है कि आइडेंटिफाई हो जाएगा ये गलती किसकी है। वहाँ पे आपने कोई स्ट्रक्चर ही नहीं दिया हुआ ना, और फिर जिस तरह लाइसेंस मिलता है आपको पता है मतलब करेक्ट। बट एट द सेम टाइम ना अगर आप सोचें अभी जैसे ये सब चीज़ें हो रही है एंड ऑब्वियसली बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ हो रही है और जिसका होता है उसको ऑब्वियसली ज़्यादा रियलाइज होता है, बट अभी लॉ पास हुआ है कि भाई ट्रक वाले 30 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलाएंगे, सबके लाइसेंस चेक होंगे। एक तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आप कैसे चेक करोगे 30 की स्पीड के 10 बजे के बाद शहर में आएंगे, तो इससे तो रिश्वतें ही बढ़ेंगी भाई। आप और तो क्या होगा, बिकॉज जहाँ ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है स्पेशली तो वहाँ पे ज़्यादा रिश्वतें बढ़ी हैं बिकॉज पीपल यू नो जस्ट पे टू गेट अवे विद दोज, राइट। और एट द सेम टाइम आप ये क्यों नहीं रूल लगाते भाई बाइक वाले की भी तो हेलमेट पहनना है। अच्छा बाइक भाई जो सिर्फ चला रहे रूल तो है ना बाइक वाले, नहीं तो रूल तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आप उसकी कर रहे हो, ठीक है, इतने सारे आप ट्रक वालों को पकड़ रहे हो तो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे कि आपने बोला है कि बाइक वाले हेलमेट पहनेंगे लेकिन सिर्फ आगे वाला पहनेगा, तो पीछे वाले को कुछ नहीं होगा। मतलब आपका हस्बैंड जो बाइक चला रहे वो पहनेगा बट पीछे जो औरत बैठे है कोई भी बैठी है वो हेलमेट उसके लिए एक्सेप्शन है। तो मतलब ये एक तो फिर तो और हालात खराब ही होंगे ना। फिर आप देखें ना कि लोगों में अनफॉर्चुनेटली इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है कि हल्का सा भी कुछ होता है तो हमने एक चीज सीख ली है वायलेंस, ठीक है, कि आप चीज जला दो, आप चीज जला दो। अभी रिसेंटली एक और भी चीज आपने देखी होगी कि जो KFC मैकडॉनल्ड्स के साथ हो रहा है। मेरी इस पे टेक ये है और आप जंप इन करें जो आपका ओपिनियन हो कि आपको बॉयकॉट करना है आप करें, ठीक है, बट आप वायलेंस नहीं कर सकते, ठीक है। आप अभी रावलपिंडी फैसलाबाद आई डोंट नो कि लाइक KFC एम्प्लॉय पास्ड अवे बिकॉज़ एक मॉब घुस गया। अच्छा, और मुझे भी कल पता एक मॉब घुस गया और जो भी आई डोंट नो क्या हुआ होगा बट किसी की जान तो चली गई, राइट। जेन्युइन मतलब वो हाँ जेन्युइनली KFC ठीक है। और अभी आप वीडियोस देखें तो मॉब बस घुस रहा है KFC सबवे में और गालियां दे रहे हैं कि बंद करो बंद करो बंद करो। मेरा ये है कि ठीक है यार आप बॉयकॉट करें, ठीक है, लेकिन आप अपने मुल्क में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप नहीं कर सकते, तकलीफ आप नहीं तोड़ फोड़ कर सकते, आप लोगों को गाली नहीं दे सकते, आप लोगों को मार नहीं सकते। आप उसकी वो चॉइस है वो कर रहा है, आप बॉयकॉट करें, ठीक है, बट आप एक लोकल इंडस्ट्री को और आप अपने लोगों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसमें? यार देखो वायलेंस तो गलत है लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि कोई वायलेंस करना शुरू कर देता है, ये समझने की तो बात ये है। आपको लगता है ये प्री प्लान चीजें होती हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और कंपनी? प्री प्लान नहीं है। अब मसला ये है कि लोगों को एक्सप्रेस करने का तरीका यही सिखाया गया है, ठीक है। सो आप जनरली, अब हम ये थोड़ा सेंसिटिव हो जाएगा लेकिन रमज़ान में हम देखते हैं, रमज़ान में हमको लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही होती हैं। तो क्यों ज़्यादा हो रही हैं भाई? मतलब
लोग एक्सप्रेस इसी तरह करते हैं ना, क्यों यहाँ क्यों नहीं रमजान में, यहाँ भी तो 10% पॉपुलेशन GTA की मुस्लिम है, यहाँ 10% लड़ाइयाँ क्यों नहीं बढ़ जाती, यहाँ तो नहीं बढ़ती। तो लोगों को पता है कि मैं गलत तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मैं किसी को यहाँ पे कुछ बोलूँगा तो वो मुझे सू कर देगा, या मैं मेरे ऊपर क्राइम लग जाएगा, और फिर laws to protect you. और वो ये भी है ना कि एक दफ़ा मैं उस लिस्ट में आ गया गलत, तो बैकग्राउंड चेक फंसेंगे, सब कुछ फंसेगा जिससे मैं गया। सही है। सो वहाँ पे अगर वायलेंस हो रही है तो एक तो मसला ये भी कि वायलेंस के बाद कोई उसकी चेक एंड बैलेंस तो है नहीं कि जिसने वायलेंस की उसको कुछ हो, और वो जो वायलेंस कर भी रहा है वो बंदा उसको वो एक्सप्रेस ही वो एजुकेटेड भी नहीं है, ये भी मसला है। आई थिंक लो। नहीं, अभी मैं आपको पॉडकास्ट के बाद, आई एम नॉट श्योर इफ यू सॉ दैट वीडियो, I'll send it to you, but it's absolutely mind boggling जिस तरह वो कोई मॉब KFC में घुसकर जो लोग खा भी रहे हैं उनको गालियां देके निकाले जा रहे हैं, और मतलब क्यों कर रहे हैं वो, खाने अब को खा रहा है तो खाने दो यार, उसकी चॉइस है, उसको बॉयकॉट नहीं करना, मे बी ही थिंक्स के बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होता, अगर आपको लगता है आप करो, और इफेक्ट हुआ है, लाइक आप जाते हो मैकडॉनल्ड्स KFC में लोग कम होते हैं, व्हिच इज फाइन, आपका इंपैक्ट पर है, बट अब वायलेंस से वायलेंस को खत्म तो नहीं कर सकते ना। लोकल इकोनॉमी क्रिएट हो गई। एब्सोल्युटली। आप चीज फ्राइड चिकन को कोई नहीं जानता था, अब मैं एग्जैक्टली, अब आप देखें कोला नेक्स्ट हो गई, और इतनी सारी चल रही है, और शादियों में यही मिली, व्हिच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, अच्छा है हमारे लिए, एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। तो फिर आपकी यूनिवर्सिटी के बाद आपकी कॉर्पोरेट जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मेरी कॉर्पोरेट जर्नी शुरू हुई, एक कंपनी होती है, पहले उसका नाम था स्ट्रीबो। तो स्ट्रीबो की स्टोरी है कि बो स्ट्रीट होती थी एक, ठीक है, न्यू जर्सी में, ओके, बो स्ट्रीट, हाँ। तो उससे वो एक स्टार्टअप बना था, वो कंपनी का नाम चेंज हो गया है कोडेटा, आई थिंक नेम चेंज 2016 में हुआ था। एनीवेज, तो कोडेटा मेरी फर्स्ट सॉर्ट ऑफ कंपनी थी, और वो हायरिंग इस तरह हुई थी कि फास्ट क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट था, तो वहाँ पर एक जनरली ये होता था कि 90% बच्चे जो है ना वो हायर हो जाते थे बिफोर ग्रेजुएटिंग। ओके, दैट्स अमेजिंग। हाँ, कंप्यूटर साइंस के 90% ग्रेड जनरली हायर हो जाते थे, और वो कंपनीज खुद ही आती थी, टेस्ट कंडक्ट करती थी। सिर्फ कंप्यूटर साइंस क्या बोले, नॉट दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड्स? फास्ट कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत अच्छी थी, उसके अलावा अब हो गई हो, लेकिन सही है, उस वक्त तो यही था। तो यही हुआ था मेरा भी, मैं भी 2 महीने पहले मेरा ख्याल है मेरे पास ऑफर थी, और 2 जगह से ऑफर आई थी उस वक्त, और बस फिर को डेटा ये था कि डेटा का उस वक्त लग रहा था कि डेटा इज़ अ ग्रोइंग फील्ड। डिफ़िकल्ट चॉइस थी क्योंकि डेटा वाज अ नीश। जनरली ट्रैक ये होता है कि आप फास्ट से ग्रेजुएट हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो, ठीक है। अच्छा, सॉरी, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन टू योर फैमिली, बिकॉज वो जो नहीं होता कि यार हमारे यहाँ तो, क्योंकि अम्मी अब्बू को तो समझ नहीं आता, उस वक्त तो नहीं आता था ना कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और AI ये तो सब रिसेंट बातें हैं, तो उस वक्त बोलते थे भाई डॉक्टर ही अच्छा है या इंजीनियर ही अच्छा है, बट कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं, कुछ क्या मेरे लिए आसान हो गया था। ओके, मेरे चाचू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, सो उनकी, और मेरे चाचू सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, उनका अपना स्टार्टअप भी है, मतलब ही सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग जो होती है ना पाकिस्तान में, कि वहाँ से जो यहाँ से बिजनेस आउटसोर्स होता है, तो उनका उसी तरह का एक सेटअप है। सो वाज योर चाचू योर इंस्पिरेशन, योर मेंटर काइंड ऑफ, कि यार उनको देख के आपने इंजीनियरिंग की? यस, ठीक है, काफी हद तक, यस। तो चलें फिर इस कंपनी के बाद फिर आप आगे कहाँ गए? अच्छा, कोडेटा के बाद क्योंकि मैं डेटा की उसमें डोमेन में आ चुका था, सो अब डेटा से कनेक्टेड है AI भी, सो एफिनिटी वाज माय नेक्स्ट मूव, और एफिनिटी वाज वन ऑफ द पायनियर्स कहूँगा मैं, या वन ऑफ द मोस्ट अर्ली कंपनीज जिसने AI को अडॉप्ट किया था, ठीक है। मतलब वो स्टार्टअप ही है, वो आइडिया ही AI बेस्ड। और ये आप कौन से साल की बात कर रहे हैं? 2016, ठीक है। 2 साल मैंने काम किया था कोडेटा में, 2.5 years, एंड देन फिर आई मूव टू एफिनिटी, ठीक है। एफिनिटी का एक्सपीरियंस वाज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कोडेटा, इन अ गुड वे और अ बैड वे? इन अ गुड वे, डेफिनेटली इन अ गुड वे, ओके, क्योंकि एफिनिटी, कोडेटा वाज ए कंसल्टिंग कंपनी, एफिनिटी वाज अ प्रोडक्ट, ठीक है, सही है। और प्रोडक्ट और कंसल्टिंग का थोड़ा गेम डिफरेंट है, प्रोडक्ट में काफ़ी लॉन्ग टर्म्स हो जाता है चीज़ों को, कंसल्टिंग में जस्ट अ प्रोजेक्ट, सो जनरली सो एफिनिटी वाज डिफरेंट। और एफिनिटी की एक और डिफरेंस ये भी थी कि एफिनिटी वाज मैसिवली ग्रोइंग, क्योंकि उस वक्त 2016 में ज़र्प एरा चल रहा था, इफ यू जीरो इंटरेस्ट रेट वाला जो है, ओके, ज़र्प स्टैंड्स फॉर जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, ठीक है। सो ज़र्प एरा चल रहा था, एंड उस वक्त कंपनीज इजीली फंड रेज कर लेती थी, डेट भी ले लेती, पता नहीं क्या क्या कर लेती थी। एनीवे, सो वो कंपनी बहुत ग्रो हुई थी, मतलब मैंने जब ज्वाइन किया था तो आई थिंक मैं 250 द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर लेस देन 250, ओके। लेकिन जब मैंने कंपनी को छोड़ा था तो 2100 एम्प्लॉइज हो चुके थे, ओके, सो इतनी ज़्यादा। तो आप आए और बरकत आ गई कंपनी में। ये आप इस तरह सोचे ना कहीं भाई, पॉजिटिव, ये तो है, हाँ। और मैं चलो ठीक है, हाँ, नहीं, सो डेफिनेटली वो चीज़ थी। और
मैंने ज्वाइन किया था तो ऑलमोस्ट आई थिंक हमारी टीम के अंदर ही 40 डेटा इंजीनियर्स होते थे। ओके। तो वो और उनके साथ आप रोज काम कर रहे हो एंड एज ग्रुप भी सिमिलर होगा, लाइक सब 25 to 30 के बीच में ही है। सो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड कंपनी वाज अमेरिकन, सो मैंने ट्रैवल बहुत किया उसकी वजह से। मैंने यूके गया, मैं दुबई, सबसे पहली ट्रिप हमारी दुबई में थी। सो अच्छा, वर्क ट्रिप कैसी लगी आपको पहली? हाँ, वर्क ट्रिप कैसी लगी यार? हमारी वर्क ट्रिप ऐसी थी कि मतलब आई कैन बहुत अच्छी लगी, क्यों नहीं लगी? अच्छी लगी। मैं थोड़ा ये और गए भी दुबई थे? बता सकता हूँ, हाँ। सो इट वाज नॉट ए लाइक टिपिकल वर्क ट्रिप नहीं थी जिसमें आप कोई क्लाइंट के पास जाते हो, काम करके आ जाते हो, काम करके आ जाते हो। वो था एफिनिटी का समिट। ओके। ऑल हैंड्स थी। ओके। सही है। एंड मोर ऑफ अ सोशल गैदरिंग। मोर ऑफ सोशल। ओके। और भाई एफिनिटी, एज आई एम टेलिंग यू कि फंड रेजिंग हो रही है, तो 500 लोगों को आपने दुबई बुला दिया फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, नॉट जस्ट फ्रॉम, ओके, पूरी दुनिया, ओके, नॉट जस्ट पाकिस्तान। क्योंकि आई थिंक 75% एम्प्लॉइज यहाँ होंगे पाकिस्तान में, एंड देन बाकी तो सब आ गए, दुबई पहुंच गए। बाकी सब दुबई पहुंच गए, और वो दुबई में स्टे कर रहे हैं JW मैरियट में। ओहो। मेरा कमरा लिटरली 60th फ्लोर पे है। अब मैं इसीलिए वो कह रहा हूँ कि वर्क ट्रिप ये वाली कुछ बहुत ज्यादा ही ये एक बहुत ही डिफरेंट एक्सेप्शनल वर्क ट्रिप हो गई। यस यस यस। मैंने यूजुअली आई फाइंड वर्क ट्रिप्स आर वेरी ओवररेटेड बिकॉज़ आप बहुत थक जाते हो, बहुत टायरिंग हो जाती है, बट ये तो अलग इसको रेटिंग दे दो आप, इसकी रेटिंग आप हाई कर दो। ओके, ये 11 out of 10। हां, 11 out of 10 इजीली। और आप मतलब ये सोचो ना कि अभी एज अ कराचीट, और मैं कह रहा हूँ कि मैं रिलेटिवली हम्बल बैकग्राउंड से भी हूँ, सो वो सब देखना वो और ये वाला कल्चर भी पहली दफा देखा ना, ये जो सॉर्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर, बाहर की दुनिया, पाकिस्तान में जो बोलते हैं बाहर की दुनिया, क्या देख ली है तो पागल हो गया। हाँ, यस यस यस। सो वो था, फिर वो उसने क्या कहते हैं प्राइवेट आइलैंड बुक किया था, एक वर्ल्ड आइलैंड। यू हैव सुना होगा इसके बारे में? वर्ल्ड आइलैंड, वो आर्टिफिशियल आइलैंड जो दुबई बना रहा था, अब तो वापस जा रहे हैं नीचे, लेकिन वो है ना लिटरली उन्होंने पानी के अंदर सैंड डंप कर करके वो बना रहे हैं, ठीक है। सो उसमें से एक आइलैंड है यास आइलैंड, वो हमारा, इसकी भी आजकल बहुत मार्केटिंग भी चल रही है, लाइक अभी वर्ल्ड आइलैंड की चल रही है, यानी यास आइलैंड की, यास आइलैंड, हाँ, यस यस यस, YAS, राइट। हाँ, तो यास आइलैंड 2016 में गया था। तो उसमें अभी जैसे उन लोगों ने ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर और जिंदगी नाम मेरे की दोबारा की कास्ट कर लिया है, इतनी अमेजिंग एड्स बना रहे हैं ना वो कि आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि यार ये मूवी वापस आ जाए, इस तरह लिटरली इट्स सो नाइस। तो उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। तो फिर एफिनिटी के बाद, ठीक है, कितने साल थे आप एफिनिटी भी? मैं 2.5, तो कोडेटा भी 2.5 इयर्स, एफिनिटी भी 2.5 इयर्स। देन तो फिर कनाडा कहाँ से आया बीच में, कैसे? अभी आएगा। अच्छा, अभी आएगा। पहले दराज जाऊंगा फिर। अच्छा, पीछे में चलें, ठीक है, बीच में दराज गया, ठीक है। सो एफिनिटी से मैं दराज गया। दराज में एक एक्सेप्शनल ऑफर थी, रीजन बीइंग कि दराज को अलीबाबा ने एक्वायर किया था। ओके। एंड अब डेटा, व्हिच ईयर वाज दिस? 2019 में दराज को अलीबाबा ने एक्वायर कर लिया था। नहीं, 2018 में एक्वायर किया था, मैंने 2019 में ज्वाइन किया था। तो 2019 में मैं 2019 अप्रैल में, मेरा ख्याल है, हाँ 2019 अप्रैल में मैं दराज गया। एंड दराज का एक वो ये था, बिकॉज एफिनिटी वाज डेटा, दराज वाज बिग डेटा बिकॉज ऑफ अलीबाबा, ठीक है। और वो मैसिव, ज़ाहिर है उनके डेटा सेट्स हैं जिसकी प्रोसेसिंग करने का आई वाज गेटिंग द एक्सपोजर एंड चांस। एंड वो एक अलग तरह की लर्निंग थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कराची का कॉर्पोरेट कल्चर ज़्यादा पता चला, क्योंकि दराज जो भी हो वो पाकिस्तानी कंपनी, ठीक है, प्योरली पाकिस्तानी कंपनी। एफिनिटी वाज अ US बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो वो मुझे कराची की वहाँ पे थोड़ा सा पता चला कि पॉलिटिक्स और कॉर्पोरेशंस किस तरह की होती हैं। किस तरह की होती हैं? अच्छा, हमारी टीम ऐसी नहीं थी, क्योंकि मेरा माय बॉस वाज प्लेइंग सेफ। नहीं, माय बॉस वाज यूरोपियन, पोर्चुगीज था। तो लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा सर वाला सीन होता है, ऐसा मुझे लाइक जो डिफरेंस फील हुआ US बेस्ड कंपनी से कराची बेस्ड कंपनी के अंदर, थोड़ा सा सर वाला डिफरेंस मुझे फील हुआ कि यहाँ पे है। इवन दो स्टिल ऑन एवरी स्टैंडर्ड दराज इज प्रॉब्ली दी, मतलब कॉर्पोरेशंस के लिहाज से भी वो एक बहुत डिफरेंट जोन में प्ले कर रही थी। वो हमारा ऑफिस भी आई थिंक वाज इन वो डॉल्मेन की दो न्यू बिल्डिंग देखी होंगी, ठीक है, जैसे तो बहुत ही वो सिंगापुर, अच्छा जिस तरह का टॉप टियर कंपनी पाकिस्तान में अलीबाबा का जिस तरह का सिंगापुर ऑफिस है ना, उसी तरह का दराज का कराची ऑफिस है। सेम लेआउट पे बना हुआ है, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड सेम है, उसी तरह का बनाना उन्होंने, वो पॉड्स होंगे एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। तो ओवरऑल आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दराज में सुबह नाश्ता में फ्री मिलता था ब्रो, तो वो ऐसी कंपनी थी। कि सुबह नाश्ते में क्या मिलता था? हलवा पूरी। हाँ, ये बहुत गलत करता हलवा पूरी सुबह नाश्ते, हलवा पूरी, पराठा, अंडा सब मिलता। तो फिर सुबह काम कैसे करेंगे? अच्छा नहीं, हलवा पूरी ना एक दिन होती थी, फ्राइडे को वो पराठा मिलता था। अच्छा, तो आप तो उधर ही जाके सब नाश्ता करते होंगे सुबह?
यार हाँ नहीं, उसमें मेरा ख्याल है एक ऑफिस में मिलता था, तो मैं जिस ऑफिस में था वहाँ पे नहीं मिलता था, वहाँ पे सिर्फ लंच के अंदर ना वो फ्रूट्स वगैरह वो सारे, लेकिन वो ऑफिस पे जब जाते थे तो हम नाश्ता हमें सो और फिर दराज में कितने और साल इनकी थे? देखा देखी में और लोगों ने भी शुरू कर Absolutely. दिया था। अच्छी बात है, चले एक अच्छी चीज कॉपी कर रहे हैं। और फिर दराज में कितने साल थे आप? मैं 1.5 साल रहा दराज में। हाँ, इसके बाद? अच्छा, इसके बाद एफिनिटी वाज हायरिंग अगेन मैसिवली, तो एफिनिटी ने फिर से रीच आउट किया। अच्छा, इस दराज के टेन्योर में एफिनिटी ने मुझे 2 दफ़ा रीच आउट किया। हाँ, एक दफ़ा पहले किया, उस वक्त दराज वाज स्टिल द बेटर ऑप्शन। एफिनिटी ने रीच आउट किया, मैंने एफिनिटी को कहा कि सही है, लेट्स नेगोशिएट, और उन्होंने अच्छी डेजिग्नेशन भी दी, और उन्होंने कहा कि मे बी वील बी एबल टू मूव यू टू यूएस। अब वो अच्छा, मैं एफिनिटी में जब था ना 2016 में, तो उस वक्त मैं एक दफ़ा न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी आ चुका था, अगेन एफिनिटी के थ्रू। तो एफिनिटी के थ्रू मैंने कहा कि थोड़ी ट्रैवलिंग का चांस मिल गया था, तो यूके गया था मैं, और यूएस गया था, और यूरोप जा सकता था, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट वीज़ा 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू दराज एंड एफिनिटी अगेन, तो उस वक्त हाँ एफिनिटी ने ऑफर किया कि वी मे मूव यू टू यूएस। So I was not again destined to I was destined to come to Canada, लेकिन on paper the offer was not for Canada और यूएस? हाँ, no, it was only US। अच्छा ओके, it was only US। उन्होंने कहा था US का, क्योंकि एफिनिटी उस वक्त इसी तरह ऑपरेट करता था कि जिन लोगों को एक तो टॉप परफॉर्मर होना ज़रूरी था आपको, एंड देन सिर्फ वो क्लाइंट्स जिनका एक्सेस नॉर्थ अमेरिका से पॉसिबल था उनके लिए वो यूएस मूव करता था। कनाडा में एफिनिटी की एंटिटी होती तो थी, लेकिन इतनी एक्सपेंडेड नहीं थी। सही है। सो उस वक्त आई थिंक 2020 में जो एफिनिटी का जो एक वीज़ा टाइप होती है, एफिनिटी की नहीं, यूएस की एक वीज़ा टाइप है L1, जिसमें इंट्रा कंपनी ट्रांसफर करेक्ट, एंड यू हैव टू बी इन द कंपनी फॉर एटलीस्ट अ ईयर, फिर वो हो सकता है। नहीं, 3 साल। अच्छा 3 साल, आई थिंक, ओके, चले जो भी है, शायद याद, मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं, शायद 1 ईयर आउट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ओके, सही है, ठीक है। सो हाँ, मेरी जब मैं दराज छोड़ा था ना, तो 1 ईयर आउट ऑफ 3 ईयर वाली कंडीशन ही पूरी होती थी। सही है। तो क्योंकि मुझे सिर्फ 1.5 ईयर्स हुए थे। सो यस, उन्होंने मुझे ऑफर किया, एंड देन आई जॉइंड बैक एफिनिटी अगेन। ट्रम्प ने, यार ये नहीं, यूएस ने ठीक है उस वक्त यूएस ने पोस्ट कोविड जो है अपनी पॉलिसी रिवाइज की, एंड आई थिंक L1 फ्रीज कर दिए थे। L1 और H1 एक वो वाला वीज़ा होता है ना जिस पे आप कोई भी, मतलब उसमें ये जरूरी H1B, हाँ H1B इज लॉटरी वीज़ा, उसमें आप किसी को भी बुला सकते हो रिगार्डलेस वो आपके लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो हाँ, सो वो फ्रीज हो गया। जब वो फ्रीज हुआ तो स्टिल पीपल वर नीडेड इन नॉर्थ अमेरिका। देन उन्होंने कनाडा ऑफर किया, कनाडा का प्रोसेस राइट अवे स्टार्ट कर दिया। अच्छा, उन्होंने कनाडा खुद ऑफर किया? हाँ, क्योंकि उनको लोग तो चाहिए ना, कनाडा में भी चाहिए लोग? नहीं, उनको नॉर्थ अमेरिका में चाहिए। ठीक है, ओके। उनको नॉर्थ अमेरिका में लोग चाहिए थे स्पेसिफिकली फॉर सम क्लाइंट्स, और उन्होंने फिर कनाडा ऑफर किया। कनाडा का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एंड देन एज सून एज कनाडा स्टार्ट हुआ, आई थिंक फिर उसके 3-4 महीने बाद यस मैं यहाँ था। और आपको जब ये हो गया, ठीक है, एंड व्हेन यू told your family, your wife that I want to move to Canada, तो उनका क्या रिएक्शन था? अच्छा, इनिशियली मेरा प्लान सिर्फ 1 ईयर का था। ठीक है, मेरा प्लान बहुत ज़्यादा। वो इनिशियली तो जो भी आता है वो साल बोल के आता है, फिर वो रह ही जाता है यहाँ पे। अच्छा, मुझे लगा भी साल ही था। मैंने जिस तरह मैंने लीज भी 1 साल की है, हर चीज़ सेटअप भी सारा ऐसे ही रखा कि साल की थी। गाड़ी भी नहीं ली मैंने। ठीक है, हाँ, नहीं क्यों लें जब वापस ही शायद जाना। और फिर आई थिंक पाकिस्तान की भी सिचुएशन थोड़ी ऐसी हो गई कि, और मैं जब आया था, आपको वो एक सिमिलर स्टोरी ना हर कोई सुनाता है कि वो 80 रुपए का आया था तो $1 था, और अब 200। तो अब मैं 120 पे आया था और 200 का हो गया, तो वो एक ठीक ठाक इतना बड़ा बीच में गैप आ गया। यार ये तो इनकम भी जो है ना ये रिफ्लेक्ट नहीं कर रही कि वापस डीवैल्यू ही हो जा रही है बहुत डीवैल्यू में। ठीक है। सो या हाँ, ये फिर जब आपने फैमिली को बताया कि मैं 1 साल के लिए आ जाऊंगा, तो उन्होंने क्या बोला? देखो यार, फैमिली से तो मतलब एक तो ये कि मेरा अच्छा, इसमें बीच में स्टोरी रहेगी ना, मेरी शादी हुई, बच्चा हुआ। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मेरा उस वक्त हसन जो है वो 8 मंथ्स का होता था। ठीक है, तो और 8 मंथ्स का बच्चा होता है, दादा है, सही है, तो दादा का तो खिलौना मैं जो है ना लेके यहाँ आ गया था। और मेरे अब्बू का लिटरली यही था कि वो हसन से रोज़ सुबह उठ के जो है वो हसन उनके पास जाएगा, उनकी टेबल पे बैठेगा, क्योंकि अब्बू बिजनेस करते हैं, तो वो सुबह उठ के अपनी अकाउंटिंग और वो सारे सेटअप करते थे। देन फिर 1 बजे तक वो अपने शॉप पे जाएंगे। सो उनका तो मतलब मैंने हसन को कह दिया कि मैं आपका टॉय लेके जा रहा हूँ कनाडा। ठीक है,
सो ये वाली एक ज़ाहिर है वो थी कि वो समझ नहीं आ रहा था उनको कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्यों मुझे कनाडा जाना चाहिए। लेकिन मुझे बस एक मेरा वो था कि यहाँ पे आके काम करना था। और मैंने आपको बताया ना कि मैं जब यूनिवर्सिटी में ही था तो मुझे था कि यहाँ सिलिकॉन वैली, वो दिमाग में एक सिलिकॉन वैली फंसी हुई थी। अब वो सिलिकॉन वैली टोरंटो के बराबर है या नहीं, ये एक सेपरेट स्टोरी है। लेकिन मुझे आने का बस आने का रहने का शौक था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड कह लो, डेवलप्ड कह लो, इसमें रहने का शौक था। और देखना था कि लाइफ स्ट्रक्चर में कैसी है, किस तरह यहाँ कैसे जिंदगी गुजरती है। ट्रैवल किया था, लेकिन ट्रैवल में यू आर ऑलवेज इफ यू आर लिविंग समवेयर एक डिफरेंट कंप्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो फिर जब आप आ गए कनाडा, तो फिर वाज इट इजी फॉर यू एंड योर फैमिली टू एडजस्ट? या देखो इजी बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। मैं रीज़न ईजीनेस की ये थी कि रिलोकेशन पूरी कंपनी ने मैनेज की थी। ठीक है, फ्रॉम टिकट्स टू होटलिंग 30 डेज की। सो वो मैं आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू एफिनिटी कि उन्होंने मतलब आई थिंक दे गेव मी अ रियली गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। एंड ये सब एक्सपोजर देने का उन्होंने मुझे सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी दी। सो यस, रिलोकेशन मेरी कंपनी ने मैनेज की थी। फिर मैं पेरोल पर ही आया ना, मेरा पेरोल ट्रांसफ़र था। तो जितना भी पेरोल हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन अ पेरोल देन इट्स ईजियर, राइट? क्या करना है, रेगुलर जॉब। हाँ, और लीज करना भी आसान है ना, अपार्टमेंट कौन लीज करेगा आपको विदाउट अ पेरोल। बट इट्स जस्ट दैट वो तो नहीं होता था कि यार बहुत ही लोनली फील होता था। अच्छा हाँ, नहीं ये उस सेंस में मैं पहले तो, क्योंकि मैंने लोग देखा है ना, बहुत सारे लोग तो जॉब छोड़ के यहाँ आते हैं, तो मैं कहता था कि फाइनेंशियल सेंस तो मेरे लिए ठीक था, करेक्ट। लोनलीनेस तो पहले था भी कोविड। अच्छा, अगेन जब ओहो, वो तो मैं आपको पता है एयरपोर्ट से वापस गया था एक दफ़ा। क्यों? मेरी फ्लाइट थी, अच्छा, सो 22 आई थिंक 22 फरवरी 2021 को कनाडा में एक पॉलिसी आई थी 3 डे होटल स्टे की। करेक्ट, यस। मैं 21 को ट्रैवल कर रहा था टू अवॉइड दिस पॉलिसी की डायरेक्ट 15 दिन वाला ही, वो जो उनका 15 दिन का एक घर में चले जाओ। हाँ, वो उसको बोलते क्या थे, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा। क्वारंटीन ये भी उसी वक्त वर्ड सीखा था, वरना किसी को नहीं क्वारंटीन पता भी नहीं, अभी भूल भी गए। सो हाँ, तो मैं 21 को फ्लाई करने वाला था। लेकिन कनाडा ने एक पॉलिसी रखी हुई थी कि विजिटर्स जो, मैं वर्क परमिट पा रहा था, ठीक है, तो और हसन के पास विजिटर वीजा था। हसन कैन नॉट वर्क, तो हसन वाज ऑन विजिटर परमिट, ठीक है। तो कनाडा ने एक पॉलिसी रखी थी, विजिटर्स जो है वो नहीं आ सकते। ठीक है, हम पहुंच गए एयरपोर्ट। अब ये काम तो वैसे हम होना तो लीगल टीम का चाहिए था, लेकिन समवेयर समहाउ गड़बड़ हो गई, एरर हो गया, ठीक है। हम एयरपोर्ट पहुंचे, एमिरेट्स की फ़्लाइट थी। एमिरेट्स ने कहा कि यू कैन नॉट बोर्ड, और उन्होंने कहा एक्चुअली यू टू कैन बोर्ड, ही कैन नॉट बोर्ड। मेरा 1 साल का बेटा। क्यों भाई? तो और हाँ, उन्होंने कहा अच्छा, मैंने कहा क्या मतलब, सारे वो फिर आप वहाँ जो हरकतें करते हो ना, फ़ोन वोन घुमा रहे हो कि किसी तरह हो जाए, आप लीगल टीम सैटरडे की थी, उसको लीगल टीम को भी इंगेज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नथिंग कैन हैपन। और मतलब अगर ये लोग जाने देते भी तो दुबई से वापस आता, क्योंकि दुबई में सब कुछ रीचेक हुआ था, मतलब नेक्स्ट फ्लाइट पर। तो मैं सारा बोरिया बिस्तरा, पता नहीं आपको पता है मैं आ रहा हूँ साल के लिए, ठीक है, तो कितना कुछ लेके जा रहे हैं, वो लेके अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, ठीक है। एंड मेरे पेरेंट्स में छोड़ के जा चुके हैं उन्होंने, और अब एंड देन अगेन वो रोना सब हो गया, डबल उला दिया उनको, ठीक है। फाइन भाई, आई एम बैक। मैंने लिटरली अम्मी को फ़ोन किया कि मैं वापस आ रहा हूँ। क्यों? तो वो फिर आया हूँ, मैंने कहा अब तो मुझे भूख भी लग रही है। फिर मैंने रात को कोई 2 बजे, और वहाँ अक्सर लेट नाइट होती है वाली फ्लाइट, तो रात को 3 बजे आके मैंने फिर वापस सो तो फिर कनाडा में अब आ गए, आपने एफिनिटी में कितने साल काम किया? एफिनिटी में मैंने काम किया यहाँ पर कनाडा में आई थिंक 2.5 years काम किया शायद। और कैसा एक्सपीरियंस था आपका इधर? लाइक एफिनिटी कनाडा, मतलब एक थी तो सेम कंपनी, बट थोड़ा डिफरेंट कल्चर फील हुआ आपको? हाँ, कल्चर डिफरेंट है यहाँ का, मतलब इतना जाहिर है वो एक कैनेडियन एलिमेंट है कल्चर के अंदर, लेकिन कम है, उतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ पाकिस्तान से ही हैं, ठीक है। तो वो कल्चर मतलब इट्स अ मिक्स बिटवीन व्हाट्स हियर एंड व्हाट्स देयर। एंड व्हाट हैपेंड आफ्टर एफिनिटी? एफिनिटी के बाद एक स्टार्टअप है यूएस बेस्ड, वो मैंने ज्वाइन किया। सो जैसे इंटरेस्टिंग, जैसे मैं इस पे थोड़ा रोकना चाहूँगा कि एक कंपनी ने आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया, आपको कनाडा भेजा, दे फाइनेंस्ड यू, यू वर्क हियर फॉर अ ईयर और टू, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ आई अज्यूम उस वक्त जो आपको दिया होगा। सो क्यों छोड़ी आपने? लाइक इतना उनने कंपनी ने आपके लिए किया, और लाइक यू लेफ्ट द कंपनी, आई एम श्योर कि बहुत ही कोई
अच्छा रीजन होगा बिकॉज एंड आई एम श्योर कि आपने अभी कहा कि आपको बहुत मजा आता था उधर, सो व्हाई डिड यू लीव द कंपनी? अच्छा, मल्टीपल रीजंस है। एक तो ये कि जो एफिनिटी में था मैं फोर्सी कर, अच्छा उससे पहले ना 2022 में ही कुछ 2021 में ही कुछ चीज़ें हो गई थी। एक तो एफिनिटी का सीईओ जो है, ठीक है, उसके साथ कुछ मतलब व्हाटएवर हैपेंड, ही गॉट लेड ऑफ, और उसके बाद से कंपनी का थोड़ा सा डाउनफॉल शुरू हो गया था। ठीक है, एंड अब डाउनफॉल इतना हो गया है कि मैं बताया था, आई थिंक 2100-2000 एम्प्लॉइज हो गए थे, अब 700 हो चुके हैं, नहीं 1100 हो चुके हैं। अच्छा, ओके, अच्छा, सो एक तो ये रीज़न था कि मैं देख रहा था कि कंपनी की ग्रोथ जो है वो श्रिंक हो रही है। दूसरा पर्सनल ग्रोथ का भी था कि हम जिन चीज़ों पे एफिनिटी में काम कर रहे थे, वो टेक जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, तो मुझे टेक ग्रोथ भी चाहिए थी। ठीक है, जो टेक ग्रोथ मैं ऑलरेडी अलीबाबा में देख चुका था, सही, लेकिन मुझे अब फील हो रहा था कि अब मैं और अगर पीछे जाऊंगा ना तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पीछे हो सकता हूँ। ठीक, सो वो वाली चीज़ों पर मुझे काम करना था, जिसको क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग पर इतना ज़्यादा काम एफिनिटी में नहीं हो रहा था, तो मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा प्रोसेसिंग पर अगेन वापस जाना था, और फिर इसके लिए मैंने ये मूव ली थी। ये एक रीज़न था। एंड देन एक और बड़ा रीज़न भी था, वो यूएस डॉलर एंड यूएस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो फिर वो अब एक पेचेक, वो फिर पेचेक भी पड़ा था। ठीक है। फिर आप इस कंपनी में आपने कितने साल काम किया? इसमें आई गॉट लेड ऑफ एक्चुअली। सो एफिनिटी वालों की बदवा तो नहीं लगी आप लोगों को आपको? नहीं, आई डोंट थिंक वो बदवा दे रहे थे, लेकिन यस, मैंने काम किया 1 साल। ठीक है, और दे लेट यू गो। यस, ठीक है, तो फिर अच्छा, ये जो ऑब्वियसली आजकल ये हम बहुत ही सुन रहे हैं, इकोनॉमिकल हालात ऐसे हैं, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू टू फाइंड अ जॉब अगेन? हाँ, मुझे लगे थे 2 months। सही, और ये बहुत कम था, बहुत ही कम है, बिकॉज एंड इट्स अमेजिंग कि आप बहुत, आई एम श्योर रेजिलिएंट रहे होंगे आप ये करें तो। लाइक किस तरह आपको नई जॉब मिली, और व्हाट एडवाइस वुड यू एक्चुअली गिव टू पीपल जो ये करंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली? यस, अच्छा, तो पहली तो एक चीज़ ये थी कि मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा होने लग ही गया था कुछ होने वाला है पहले ही। ठीक है, तो 1 month पहले से ओपन टू वर्क लिंक्डइन पर कर दिया था। ठीक है, एंड एक और चीज़ जो मैं मतलब एफिनिटी के टाइम से ही करता रहा, वो ये थी कि मैं ये स्नोफ्लेक के इवेंट्स होते हैं, अमेज़ॉन AWS के इवेंट्स होते हैं, मैं यहाँ जाता रहता था, रिक्रूटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। स्लैलम की बहुत सारी, स्लैलम बिल्ड एक कंपनी है, उस रिक्रूटमेंट से मैं कनेक्टेड था। ठीक है, और कनेक्शंस मैं बनाता ही रहा। तो उसमें शायद मुझे लगता है कि लिंक्डइन पर भी आप शायद, ये आई डोंट नो एल्गोरिथम के बारे में, लेकिन मुझे लगता है कि लिंक्डइन में भी द मोर कनेक्शंस यू हैव एंड द मोर एक्टिव यू आर, तो वो प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि लिंक्डइन के रिक्रूटर्स को भी आप मतलब व्हेन दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट पीपल विद इन दैट सेगमेंट, तो आप शायद टॉप पर आ जाओ। हो सकता है, मे बी दैट्स एन SEO जो हो रही हो। सो ये चीज़ मैंने की थी, और इसकी वजह से ये हुआ था कि मुझे बहुत सारे इंटरव्यूज़ बहुत जल्दी मिल गए। ठीक है, सो आई थिंक विद इन 1 month मेरे पास 5 इंटरव्यूज़ था। तो 5 इंटरव्यूज़ का 2-3 अब होता ही है कि आप जितना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि वॉट एवर स्किल यू हैव, जितने ही आप कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर हो, लेकिन जब आप थोड़ा सा ऐसे स्टेट में आए थे ना कि आपको जॉब चाहिए, तो वो थोड़ी स्टेट एक डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, एक तो ये, और दूसरा ये कि व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग आप थोड़े से लेट बैक भी हो जाते हो। सही है, सो आप इंटरव्यूज़ के लिए उस तरह प्रिपेयर्ड नहीं होते। ठीक है, तो मैं भी अगेन नहीं था। पहले 3 इंटरव्यूज़ तो मेरे बहुत बुरे हुए थे, और मुझे समझ आ गया कि यार ये, लेकिन उसमें मैंने एक काम ये किया कि मैं, जो मुझसे कोई पूछता था ना, तो मैं इंटरव्यू के बाद 20-25 मिनट बैठ के सारा रिवाइज करता कि मुझे पूछा क्या क्या गया। ठीक ठाक बड़ी रिपोजिटरी बन गई क्वेश्चंस की। ठीक है, सही है। और फिर आई थिंक चौथे 5वें इंटरव्यूज के बाद तो आ जाओ, आदत हो गई। हाँ, जो मैं, क्योंकि मुझे अच्छा इंट्रोडक्शन भी तो सही से प्रिपेयर्ड नहीं होता आपका पहले इंटरव्यू में, तो सही लाइक अच्छा मेरे साथ ये था, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली जब एफिनिटी से दराज गया, दराज से एफिनिटी, आई डिड नॉट हैव टू गिव एन इंटरव्यू। आदत नहीं थी। एफिनिटी में लास्ट इंटरव्यू जो मैंने दिया था वो मैंने 2016 में दिया था, बिकॉज कोर डेटा से एफिनिटी आया था तो इंटरव्यू देना पड़ा। एफिनिटी टू दराज ऑलरेडी कुछ लोग थे जो एफिनिटी के ही दराज गए थे, तो वहाँ उनको पता ही था मेरा इजी प्रोसेस। मेरा टेक्निकल इंटरव्यू नहीं हुआ था टेक्निकली, सो वो मेरा एक, वो जो एक CIO और वो वाले जो इंटरव्यूज होते हैं ना, बिहेवियरल टाइप और मे बी एनालिटिकल टाइप, वो हुए थे, लेकिन ये नहीं हुआ था। तो मैं उस जोन से तो बाहर ही निकल चुका था। हाँ, तो ये हुआ, और फिर रेजिलिएंट रहना पड़ता है, मतलब हाँ, थिंग्स कैन हैपन। आई एम श्योर वो 2 महीने मुश्किल होंगे, बट इट्स अमेजिंग कि आपने हिम्मत नहीं आ रही है। मुश्किल है,
बहुत मुश्किल था, इतने आसान नहीं थे। मैं और मेरे पास मतलब पाकिस्तान में अगर आप शायद हमारे जैसा बंदा लेड ऑफ हो तो ये कि अब्बू का घर है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट। यहाँ पे ब्रो पेमेंट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तो सब कुछ आपको एटलीस्ट हम यहाँ पे एज अ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हमारे लिए एक चैलेंज है कि बिल्स खड़े हैं, बिल्स, हाँ, ठीक है, और वो आपको पे चेक चाहिए, पे चेक तो आपको चाहिए यहाँ पे, बस स्टैटिक इनकम चाहिए क्या, सही है। सो वो ये वाला आपको अलार्म हो रहा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड इनफ रनवे, यार चलो हो जाएगा, ठीक है, कर लेंगे। चलिए, इट्स अमेजिंग। और फिर अभी आप व्हाट आर यू डूइंग नाउ? अभी आई एम राइट नाउ आई एम अ सीनियर डेटा इंजीनियर एट EcoOnline, which is a company operating in the EHS, chemical management and sustainability space. तो EHS जो पूरी चीज़ है वो इट्स एंटरप्राइज हेल्थ एंड सेफ्टी, और एंटरप्राइज हेल्थ एंड सेफ्टी का ये होता है कि जैसे कोई हैजर्ड हो जाए ना वर्क प्लेस में, तो दे हैव टू एक्चुअली रिपोर्ट इट, वो क्योंकि यहाँ पर पूरा जो लेबर प्रोटेक्शन है, राइट, तो उसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन इफ़ द कंपनी हैज़ फॉलोड some specific procedures and all of that stuff, they're good. If they're reporting, if the incidents are getting reported, if they're taking actions against it, तो वो audit pass हो जाता है आपका sort of, सही, तो उसके लिए there are applications to manage that, to do that. और फिर chemical management भी ऐसी चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं उसके पीछे एक safety data sheet होती है, जो मतलब inflammables जो आप लेते, inflammables जो होते हैं, so वो उसकी मैं sort of समझ लो कि मज़ा आ रहा है, are you enjoying? I'm enjoying it. ठीक है, चलें, तो आपकी कॉर्पोरेट करियर और अभी आप करंटली यहीं एम्प्लॉयड है, ठीक है, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? यार मैंने काफ़ी क्योंकि यहाँ पर आकर मुझे लगता है कि अब ये मुझे लगता है कि यहाँ फंड रेजिंग और ये सब करना ज़्यादा आसान होगा रिलेटिवली वहाँ बैठे। अब तो वहाँ भी हो गया है, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी डेफिनेटली ये हिम्मत करनी है कि wanna do a SaaS or AI SaaS based, AI as a service based startup. Okay, कुछ अपना AI related चीज़ें। और आप obviously आप इस फील्ड में AI, तो how is this changing the world? And based on your opinion, लोग बोलते हैं ना कि भाई जॉब रिप्लेस हो जाएंगी, तो आपको क्या लगता है आप इस फील्ड में? अच्छा, लाइक अगर आप मेरे से पूछोगे ना, किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछोगे यार टेरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा, आपको नहीं बता सकता है कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इवन के बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर को भी नहीं पता क्या, उसने अपनी स्टेटमेंट में लिख दिया। तो डेफिनेट आंसर तो बहुत ही मुश्किल है इस पर देना कि AI क्या कर देगी, सही है। लेकिन पहले क्या होता था कि ऑटोमेशन होती थी, सही है, अब बहुत तेज़ी से हो रही है वो चीज़, ठीक है। एंड मेरा ये ओपिनियन है दैट मतलब इसमें दो चीज़ें ना, एक तो या तो आप मतलब समझ लो कि जो होगा वो होगा, देखा जाएगा, या फिर आप ये कर सकते हो कि जैसे समझ लो जो फार्मर्स होते थे, सही है, तो फार्मर्स के वो हल चलाना कहते थे उसको, तो वो हल चलाते थे। फिर ट्रैक्टर आ गए गैस, तो ट्रैक्टर के ऊपर भी तो कोई चाहिए ना, या तो आप ट्रैक्टर बनाने वाले बन जाओ, या आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठने वाले हो, तो आप ठीक रहोगे। चलो, एंड मैं वो यही वाली थ्योरी फॉलो करता हूँ, शायद बहुत ही लो लेवल थ्योरी है, ठीक है, लेकिन ये है कि बस अगर आपको करना है तो अपनी जॉब सेव करनी है, आपको ग्रो करना है, तो यू आइदर हैव टू बी इन दीज टू डिपार्टमेंट, या तो आप AI यूज़ करोगे, या आप ओपन AI या इस तरह किसी कंपनी में हो, तो फिर मतलब इस लेवल के इंजीनियर हो, ठीक है, टॉप 10% इंजीनियर हो, तो हो जाएगा। चले रैप, लेट्स स्टे होपफुल कि कुछ अच्छा ही हो, एंड विल जस्ट क्विकली रैप दिस अप। तो जब आप मेरे बस दिमाग में ये सवाल है कि आपकी फैमिली अब आप क्या कहती है कि आप तो 1 साल का प्रॉमिस करके आए थे, एंड स्पेसिफिकली योर वाइफ, राइट, and your kids probably grown up now, he's going to school, तो वो लोग क्या सोचते हैं, और आपकी फैमिली बैक होम क्या सोचती है कि कहाँ रहना चाहिए, और आप खुद क्या सोचते हैं? देखो, कहीं भी लैंड लॉक तो नहीं कर सकता अपने, तो अगर कोई $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी रियाद में आ रही है तो मे बी डोंट नो, शायद चले जाएं, शायद रहें, दुबई में आ गई जा सकते हैं, मिडिल ईस्ट जा सकते हैं, ठीक है, कराची का पता नहीं, जा भी सकते हैं। कभी पाकिस्तान मूव होंगे वापस? अगर वापस जॉब करनी हो, ऑप्शन ओपन रख सकते हैं। जॉब एक्चुअली बताऊं, जॉब मार्केट इतनी बुरी नहीं है वहाँ की, मतलब सही है, जिस तरह की यहाँ है, मतलब कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल हैं, वहाँ भी ऐसा ही है, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल हैं। कराची के मसले मेरा ख्याल है हम जैसे लोगों के लिए थोड़े स्ट्रक्चर से ज़्यादा हैं, फाइनेंस के कम है, ठीक है, तो हो सकता है मूव हो भी जाए, मतलब अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी ऑन द लाइन हो तो ऑप्शन ओपन रखा है, कोई वो नहीं है। और आपकी फैमिली आपको बोलती है कि आप आ जाओ, या आपकी वाइफ आपको बोलती है कि
चलते हैं? फैमिली का ये था यार 2022 तक तो मतलब था कि हाँ आ जाओ, लेकिन उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ना ये ओपिनियन डिमिनिश हो रहा है। आप इमरान खान फैन तो नहीं है? यार मुझे लगता है कि सर रिलेटेड है लेकिन सो नहीं, फैमिली इफ आई वांट टू गो बैक, मतलब इससे ज़्यादा उनके लिए खुशी की बात कोई नहीं होगी शायद, हो सकता है। चले, अमेजिंग। लेकिन ठीक है, बट नहीं, आपकी जर्नी इट्स एक्चुअली ट्रूली इंस्पायरिंग बिकॉज आप पाकिस्तान में कभी सोचा नहीं था और आप कनाडा आए, ठीक है, खुद अपने मजबूत पे अपनी मेहनत पे आए, फिर यहाँ पर यू गॉट लेड ऑफ, यू स्टेड रेसिलिएंट एंड you found a job. Alhamdulillah, you're doing really well, and wishing you the best. And it was great having you. And for the audience, I hope आप लोगों को सुन के अच्छा लगा होगा, and please subscribe and stay tuned for the next podcast.